नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे नई ऊर्जा नया सम्मान 2027 में परिणाम की। लंबे समय से इंतजार के बाद बीते दिनों 11 नवंबर को कांग्रेस हाईकमान के द्वारा प्रदेश कांग्रेस की नई संरचना की गई है। यानी कि प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष सहित 27 दलों के अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि आगामी 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में विजय हासिल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह को अभियान समिति अध्यक्ष व पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियां दी गई। बीते रविवार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह में सभी पदाधिकारी आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर अपनी बातें सामने रखते दिखाई दिए। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी मौजूद नजर आए। समारोह के बीच हरीश रावत का बयान भी सामने आया, जो इन दोनों सुर्खियों में तेज है। हरीश रावत ने मंच से अपनी बात रखी। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि समाज में बहुत सारे विष पुरुष होते हैं। मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि जिनके मन में थोड़ा थोड़ा है, उस विष को मेरी जेब में उड़ेल दो, उसको मैं अपने गले में रख लूंगा। लेकिन कांग्रेस के लिए उस विष को या तो अपने पास रखो या फिर उनकी जेब में डाल दो। वही विष पुरुषों ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। हरीश के इस बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति ने एक अलग मोड़ ले लिया है। सभी राजनीतिक दल भी इस बयान के बाद अपने अपने विचार सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनावों में कौन विजयी होता है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजियां अभी से तेज होती दिख रही हैं। पक्ष विपक्ष सभी एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के शपथ ग्रहण समारोह में हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया, जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। हरीश रावत के इस बयान के बाद बीजेपी को भी कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। दरअसल कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के स्वागत कार्यक्रम में हरीश रावत ने मंच से अपनी बात रखी। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि समाज में बहुत सारे विष पुरुष हैं। मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि जिनके मन में थोड़ा थोड़ा विष है, उस विष को मेरी जेब में उड़ेल दें, उसको मैं अपने गले में रख लूंगा। लेकिन कांग्रेस के लिए उस विष को या तो अपने पास रखो या फिर उनकी जेब में डाल दो। विष पुरुषों ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। वहीं भाजपा भी हरीश के बयान पर तंज कसती नजर आ रही है। भाजपा का मानना है कि हरीश रावत की भाषा बहुत ही आपत्तिजनक है। जो मैं देख रहा हूं, हरीश रावत अपने ही कार्यकर्ताओं को विष पुरुष के तौर पर संबोधित कर रहे हैं। कठिनाई यह है कि जिस कांग्रेस के दम पर वो अपना अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें उन्हें सारे विष पुरुष दिखाई दे रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस कहां खड़ी है। इतने वरिष्ठ नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उसके अवगुण नहीं देखने, उसमें गुण देखने का काम करना है। और जिस दिन हम ये शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। मैं बहुत सारे हमारे होते हैं समाज में, जगह जगह विष पुरुष होते हैं। मैं उन सब जिनके मन में थोड़ा थोड़ा विष है, उन सब से कहना चाहता हूं, उस विष को मेरी जेब में उड़ेल दो, उसको मैं अपने गले में रख लूंगा। लेकिन कांग्रेस के लिए विष को भूल, उस विष को या तो अपने पास रखो या हरीश रावत की जेब में डाल दो। लेकिन विष पुरुषों, तुमने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। ये आईसीसी के प्रतिनिधिगण यहाँ पे हैं। यदि ये ऐसे विष पुरुषों को दूर नहीं रखेंगे तो पार्टी का कल्याण नहीं होगा। जो नुकसान हुआ है, ऐसे ही विष पुरुषों से नुकसान। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर चलने वाली पार्टी है और लोकतंत्र में हमारे जो विरोधी पार्टियां होती है, उसका सम्मान भी उचित होता है। इसलिए हम उनका सम्मान करते हुए उनको अध्यक्ष बनने की गणेश गोदियाल जी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हरीश रावत जी ने वहां पर कहा कि अनेक विष पुरुष सभी भी पार्टी के अंतर्गत हैं। तो इससे कहीं न कहीं जो उनका आपसी गुटबाजी है, जो मतभेद हैं, जो मनभेद है, वो स्पष्ट परिलक्षित हुआ है। और कांग्रेस में गुटबाजी समाप्त नहीं हो सकती है।
उसका कारण ये है कि वहां पर एक दूसरे का कोई नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल के संगठन की कमान संभालने के बाद से भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा जहां प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के खिलाफ आक्रामक हो गई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा को करारा जवाब देते हुए अपने नए अध्यक्ष का पूरा बचाव कर रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने इस बार पार्टी में हुए बदलाव की तुलना 5 पांडवों से की है। साथ ही इस बदलाव को शक्तिशाली पंचमुखी रुद्राक्ष माना है। वहीं इसी पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पंचमुखी रुद्राक्ष नहीं, अलग अलग चेहरे की पार्टी है, तभी तो सब अलग हैं। वहीं अन्य विपक्षी दलों ने भी 2027 के चुनाव की रणनीति बना दी है, जो दोनों पार्टियों को एक सिक्के के 2 पहलू बता रही है। बहुत सब लोगों को बधाई देता हूं जो नई टीम इस समय AICC ने दी है, नेतृत्व ने दी है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और कांग्रेस जनों में अभूतपूर्व उल्लास है, बहुत बड़ा उत्साह है, और ये उत्साह कार्यकर्ताओं का उत्साह ही शक्ति का प्रतीक होता है। और मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व कहता था, अब पंचमुखी नेतृत्व है, 5 पांडव, पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली होता है। 5 पांडव सब पे भारी थे, वैसे ये जो पंचमुखी हमारा नेतृत्व है, ये भाजपा पर बहुत भारी हो रही है। उत्तराखंड क्रांति दल का पहले से ही मानना है कि जो ये राष्ट्रीय दल है, ये उत्तराखंड के लिए छल है, और ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस जो पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है, अगर वो कोई प्रयोग कर रही है तो हो सकता है वो उनके हित में हो। लेकिन जहां तक दोनों पार्टियों का सवाल है, उत्तराखंड की जनता इन दोनों पार्टियों से त्रस्त आ गई है, और उन्होंने इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर रखने का मन बना लिया है। हालांकि उन्होंने पिछले 2 बार से बीजेपी को सत्ता में लाए हैं, लेकिन उन्होंने जनता को बुरी तरह से उनका अपमान किया है, उनको जलील किया है, और उनके मांगों को लेकर, उनके सुख सुविधाओं से लेकर कभी ध्यान नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड क्रांति दल इन तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच में है। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आज हरीश रावत के विष पुरुष बयान पर राजनीति चमकाने में लगी हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि 25 साल में उत्तराखंड को किसने विष से भरा? बेरोजगारी, पलायन, घोटालों का विष, पेपर लीक का विष, भ्रष्टाचार का विष, ये किसने फैलाया? कांग्रेस अंदरूनी कलह का शिकार है। अध्यक्ष बदलो, प्रभारी बदलो, बयान बदलो, पर हालात तो वही पुराने। विष पुरुष कहकर वे अपने ही कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो हर बयान को अपने फायदे का अवसर मानकर सिर्फ तंज कसती है, मगर अपने 10 साल के घोटाले, पेपर लीक और बदहाल सिस्टम को एक शब्द नहीं बोलती। और सच्चाई यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जनता के मुद्दों से भटकी हुई पार्टियां हैं, और इसी कारण 2027 में उत्तराखंड नई ऊर्जा, नए सम्मान और नए विकल्प के तौर पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को अपना रहा है, और परिणाम भी इसी प्रकार बदलने वाले हैं। को बताया ना, जो पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करें, 5 मुंह तो हैं, लेकिन अलग अलग विषयों में है। सब लोग अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। मैं कांग्रेस में भी, मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस में हर व्यक्ति एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस में हर नेता अपने आप में एक पार्टी है, और अपने अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई वहाँ पर लड़ता है, और आज भी वो लड़ाई आपको देखने को मिलेगी, और कल भी वो लड़ाई देखने को मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस का मूल स्वभाव यही रहा है कि कांग्रेस में जो भी लीडर उभरता है, वो अपने लिए वहाँ पर काम शुरू कर देता है, और वो अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाता है, और उसके बाद उसके साथ में आगे बढ़ता है। तो कांग्रेस में गुटबाजी स्वाभाविक है, क्योंकि उनके मूल में है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारे संगठन आधारित पार्टी है, हमारे व्यक्ति का महत्व नहीं है, संगठन का महत्व है, और ग्रास रूट संगठन है। तो बीजेपी और कांग्रेस का कहीं मैच नहीं है, इसको कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। अब कांग्रेस का मानना है कि पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। जिस भ्रष्टाचार की नींव को भाजपा अपने कार्यकाल के दौरान सींचते हुए आई है, उस भ्रष्टाचार को कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा सत्र में पूरी प्रमुखता से उठाने जा रही है। कांग्रेस में हुए अब बड़े परिवर्तन से पार्टी को मानो नई ऊर्जा मिल गई हो, और यही वजह है कि पार्टी इसको 2027 के विधानसभा चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड से गणेश गोदियाल, हरक सिंह, प्रीतम सिंह, करण महरा व प्रीतम सिंह के नेतृत्व में 2002 की तरह एक बार फिर कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में अपना परचम लहराने जा रही है। अब सवाल यही है कि हरीश रावत जैसे पार्टी के दिग्गज नेता अपने इन बयानों से पार्टी की दिशा और दशा खराब न कर दें।
क्या ऐसे ही बयान पार्टी को जीत हासिल करा पाएंगे या कहीं ये जुबानी जंग पार्टी की चाल को खराब न कर दे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। राजेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष हैं यूएसएसएम की ओर से। और हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज राजेंद्र चौधरी जी के साथ में शुरुआत करेंगे, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका। राजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने बयानबाजियां, तैयारियां पता नहीं शुरू की नहीं शुरू की, लेकिन बयानबाजी तो कम से कम शुरू हो ही गई है। लेकिन हरीश रावत के इस बयान ने एक तरफ कांग्रेस के लिए अच्छा भी किया, लेकिन दूसरी ओर ऐसा लगता है कांग्रेस को थोड़ा सा मुश्किल में भी डाल दिया, क्योंकि कांग्रेस पहले ही अंतर्कलह से जूझती नजर आती है और ऐसा लग रहा है कि उस एक लाइन पर एक मोहर लगा दी हरीश रावत ने कि ये बिल्कुल सच है और अभी भी है। इससे कब उभर पाएगी कांग्रेस? कब ये विश्व पुरुष जो है पूरी तरीके से बाहर हो पाएंगे या कांग्रेस को डसना कम से कम छोड़ पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये बहुत जरूरी है। जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव से पहले अपनी तैयारी करते हैं, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। इसमें विशेष तब होता जब निवर्तमान अध्यक्ष जो हैं करण महाराज जी, उनके कार्यों की सराहना ना की गई हो या उन्हें डिमोट किया गया हो। करण महाराज जी को CWC का सदस्य बनाया गया और जो पत्र जारी हुआ उसमें लिखा हुआ था कि द पार्टी प्रेसिडेंट अप्रिशिएट्स द वर्क ऑफ आउटगोइंग प्रेसिडेंट श्री करण महाराज। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि कांग्रेस जो है 2027 के लिए प्रयासरत है, गंभीर है। प्रदेश में जो है बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को दूर करने के लिए भाजपा की जो वर्तमान सरकार है, जो अगले साल 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, वो कतई गंभीर नहीं है। ना पलायन रुका, ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना पर कैपिटा इनकम बढ़ी, ना राज्य का कर्ज कम हुआ, ना राज्य में जो है जंगली जानवरों का आतंक कम हुआ, ना किसानों को उनकी फसल के दाम मिले, ना महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी। ऐसे अनेक ज्वलंत जो है उदाहरण है जिनके उद्देश्य से यहाँ तक कि जो हमारे उत्तराखंड राज्य के राज्य आंदोलनकारी हैं उनके चिन्हीकरण का कार्यक्रम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इस सरकार को हटाया जाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कांग्रेस ने जो है पहली बार 1 बरस पहले चुनाव संचालन प्रबंधन समिति बनाई, चुनाव के लिए कैंपेन कमेटी का गठन किया, नए अध्यक्ष बनाए, नेता विपक्ष भी हैं और सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को, सभी समुदायों को बैलेंस करके तजुर्बेकार लोगों को लाए हैं जिन पर जनता का भरोसा है। और हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी। और एक बात मैं आपको कहूँ, सबसे बड़ी बात, कि कांग्रेस में जो भी पदाधिकारी बनते हैं रहते हैं वो ना तो पर्ची से बनते और ना वो किसी की कठपुतली होते। हमारा एक कॉमन प्रोग्राम बनेगा, उसमें हम कुछ जो अन्य दल हैं उन्हें भी समायोजित करने का प्रयास करेंगे। और रावत जी ने कह दिया होगा, रावत जी सीनियर हमारे नेता हैं और बस ठीक है और क्या। ठीक है जब ठीक है राजेंद्र जी, आप बड़े वरिष्ठ बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ ही साथ आप बड़ी ठीक बात करते हैं, मैं आपकी बातों से सहमत रहती हूँ अमूमन। लेकिन आज की अगर हम चर्चा को अगर एक नज़रिए से देखें ना, तो कांग्रेस की मजबूती के लिए ये चर्चा है। विपक्ष कैसे मजबूत हो सकता है, उस लिहाज से हमने इस चर्चा को रखा है। और इसमें बीजेपी ने क्या किया, जपिन जी में आती हूँ उसके बाद, क्या नहीं किया, इस पर आज चर्चा ही नहीं थी। आज राजनीतिक चर्चा नहीं, राजनीतिक दल विशेष पर चर्चा है। और वो इसलिए भी क्योंकि आप एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है। हम हमेशा चाहते हैं कि जो विपक्षी दल हैं, वो कोई भी हो, जहां पर भी जो भी विपक्ष में है, वो मजबूत रहे, ताकि सरकार के पास भी एक दबाव हो और डर हो। क्योंकि विपक्ष मजबूत होता है तभी लोकतंत्र मजबूत कहलाता है। हम उस राजनीति में या उस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उसी लोकतंत्र के तहत हम आते हैं,
और लोकतंत्र में विपक्ष को बहुत अहम किरदार दिया गया है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़ी बात है, आपने कहा कि सब कुछ नया कर दिया गया है, नए सारे पद जो है वो भर दिए गए हैं। ये नए नाम ज़रूर सामने आया, ऐसा लगता है शफल कर दिया गया है, बस कुछ बहुत नया है क्या? कौन सा ऐसा नया नाम था जो हमने पहली बार सुन लिया? गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरीश, ये सब बस एक ऐसा लगता है शफल कर दिया गया। और यही सारे लोग पहले भी जूझ रहे थे। मतलब जो मेरे मन में सवाल है वो मैं आपसे, हाँ जपेन जी मैं आती हूँ आपके पास, आप रुक जाइए। आज मुझे लगता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वाली चर्चा है नहीं। आज आपसे मैं ज़्यादा सवाल भी नहीं करूंगी, आज राजेंद्र जी से, इसलिए मैंने शुरू किया है। तो राजेंद्र जी, बस वो चीज़ मुझे थोड़ी अभी भी खटक रही थी कि कांग्रेस कुछ नया अगर करे या नई चीज़ें समझे तो शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है। कुछ कहेंगे थोड़ा कम शब्दों में, फिर जपेन जी के पास हम जाते हैं फिर। हाँ, इसमें गरिमा, मुझे भी इतने साल हो गए कांग्रेस में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए। पहली बार कैंपेन कमेटी का चेयरमैन 1 साल पहले बनाया, वरना हमारे यहाँ अमूमन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन 8-10 दिन पहले बनता था। अच्छा, सभी राज्यों में। ये एक नई शुरुआत है। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जो है, हाँ अच्छा सुनिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, आपकी बात आ गई मोस्टली, आप जो कहना चाहते हैं जिस्ट हम समझ गए। बस एक बात कहूंगी फिर जपेन जी के पास जाऊंगी। आप खुद, आपकी पार्टी के प्रवक्ता जब हमारे साथ बैठते हैं या कहीं पर भी डिबेट में बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी बीजेपी। आप उस पार्टी से लड़ेंगे, सिर्फ 1 साल पहले आपने कैंपेनिंग कमेटी का कुछ बना दिया तो आपको लगता है कि वो टक्कर काफी होगी या उतना काफी होगा? बस मेरे मन में एक बात है। चलिए इस पर अब हम सफाई लेंगे। जपेन जी कुछ बहुत देरी से कह रहे हैं, सुन लेते हैं उन्हीं को। जपेन जी बताइए। राजेंद्र जी ने बड़ी साफ गोई से अपनी बातें कही और अंत में उनकी एक लाइन ने सारी डिबेट का सार दे दिया। बस ठीक है, बस और क्या है, बस ठीक है। और हमें खुशी इस बात की है कि 1885 के बाद शायद शुरू हुई थी रणनीति, और फिर कांग्रेस एओ ह्यूम, एक ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने कांग्रेस की नींव रखी। उसके बाद वो भारतीयों के हाथ में ट्रांसफर की गई, और उन भारतीयों के हाथ में ट्रांसफर की गई जो निश्चित तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर काम करते थे। हमें खुशी इस बात की है कि आज आजादी के इतने वर्षों के बाद कांग्रेस की रणनीति और नीति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तरह ही आगे आ रही है। जैसे कि 1 वर्ष पहले चुनाव संचालन समिति, चुनाव प्रबंधन समिति, और उसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी और ये सब चीजें, ये आज कम से कम कांग्रेस को लगा तो कि भारतीय जनता पार्टी जिस नैतिकता और जिस नियमों के तहत और जो एक, जिसे हम कहते हैं एक डिसिप्लिन के तहत एक काम करती है और निरंतर देश के लिए सोचती है, तो हमें भी उस पैटर्न पर आना पड़ेगा। उसके लिए निश्चित तौर पर हमें लगता है कि शायद उत्तराखंड कांग्रेस पहली कांग्रेस है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का अनुसरण करने की दिशा में एक कदम अपना आगे बढ़ाया है। हो सकता है अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति का अनुसरण किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाए, लेकिन पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर कुछ नहीं है। दूसरा, अभी हम देख रहे थे, बयान सुन रहे थे, माननीय हरीश रावत जी कभी पंचमुखी रुद्राक्ष कह रहे हैं इन 5 नेताओं को, कभी इन्हें पांडव कह रहे हैं। हाँ, इनमें से गणेश गोदियाल जी एक अपवाद हैं कि वो एक भ्रष्टाचार रहित नेता हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन गलत पार्टी है। दूसरा, एक तरफ विष पीने वाली जो बात हरीश रावत जी ने कही, विष पीने वाली, तो अब जिन नेताओं की वजह से इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, जिन नेताओं की वजह से हरीश रावत जी की सरकार गिरी और मजबूरी वर्ष हरीश रावत जी को आंखें बंद करके कहना पड़ा कि भैया मेरी सरकार चलने दो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, जो प्रदेश में लूटपाट करनी है वो कर लो। अब उनकी सराहना करना अगर हरीश रावत जी जैसे नेता की मजबूरी बन गया उत्तराखंड के अंदर, तो हमें यह लगता है कि हरीश रावत जी को भी तुरंत कांग्रेस से त्याग पत्र दे देना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा हुई, और जो एक रणनीति के तहत आज वो बेचारे अपनी घुटी घुटी बातों को अनेकों इशारों के साथ साथ सब कुछ कह रहे हैं वो,
अब वो जो सब कुछ कह रहे हैं तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भली भांति समझ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो निरंतर अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के सामने एक ही लक्ष्य है कि 2046 तक भारत को जो विकसित करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्र का जो स्वप्न है, उसमें अगले जो 25 वर्षों का रोड मैप है उस पे उत्तराखंड को कहां ले जाकर खड़ा करना है, और एक विकसित भारत में उत्तराखंड का क्या रोल होगा, हम केवल उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देश प्रथम राज्य है, यहां से भारत शुरू होता है सीमाओं के बाद। तो ये कांग्रेस का एक अपना आचार विचार व्यवहार है जो ना पहले बदला ना आगे बदला। हाँ, कुछ अपवाद एक दो लोग हैं कांग्रेस में, और हमें लगता है कि देर सवेर उन्हें कांग्रेस से किनारा कर राष्ट्रीय बिल्कुल हमको ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है जपेन जी आपकी ठीक है आपकी बात समझ आ गई। लेकिन कई बार या पूरे देश भर की अगर हम बात कर ले तो ऐसा लगता है भाजपा आधी कांग्रेस हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से वेलकम कांग्रेस के वो नेताओं को करते हैं साफ तौर पर, वो अपने आप में बड़ी बात है। चलिए और मेहमानों को जोड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के लिए आप रुकते, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, कांग्रेस पार्टी की जो नई तिगड़ी है, कोई नया कमाल दिखाएगी क्या? क्योंकि तिगड़ी नहीं है, नाम लगभग वही है, हम सब जानते हैं। गरिमा देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को और खासकर उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, और निश्चित तौर पर 10 साल कांग्रेस के पास सत्ता रही है और बाकी समय 15 साल भाजपा के पास लगभग हो गया है। तो ये दोनों पार्टियां ही गवर्न होती हैं दिल्ली से, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, इनके निर्णय हमेशा दिल्ली से लिए जाते हैं। वो भले ही उत्तराखंड के रहने वाले हम लोग वोट किसी को दें, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नेता कौन बनेगा, कौन नेता विरोधी दल बनेगा, यह सब दिल्ली से तय हो। तो एक बार फिर से कांग्रेस ने तय किया है, और मुझे तो राजेंद्र भाई बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुझे तो तरस आता है कि करण मारा 3 साल से ज्यादा अध्यक्ष रहे, लेकिन अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। वो जो उससे पहले गणेश गोदियाल की कार्यकारिणी थी, उसी से काम चला रहे, और अब दोबारा से गणेश गोदियाल आ गए हैं, तो उनकी कार्यकारिणी तो यथावत चल ही रही थी, उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाईकमान ने करण मारा को यह भी छूट नहीं दी कि वो अपनी कार्यकारिणी बना सके। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस ने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड की जनता को यह निर्णय लेके चौंकाया है। जिस तरह उन्होंने अपना अध्यक्ष बदला, अभियान समिति का अध्यक्ष नया दे दिया, चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष दे दिया, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये तीनों नेता गढ़वाल से ताल्लुक रखते, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस में ये सोच रही होगी कि यशपाल आर्य कुमाऊं से है जो नेता प्रतिपक्ष है, उसके बाद करण मारा जो अध्यक्ष थे और अब स्पेशल इनवाइटी है वर्किंग कमेटी के, वो कुमाऊं से है, और स्वयंभू नेता हरीश रावत तो है कुमाऊं से। तो कहीं ना कहीं ये तीन का गठजोड़, जो हरीश रावत ने कभी पंचमुखी माला, कभी विश्व बेल, कभी क्या क्या बोला, वो देखिए कि वो कुछ भी बोले, लेकिन हरीश रावत ने इससे थोड़े दिन पहले, अगर आपको बयान हो, कि कांग्रेस को गंभीरता से सोचना चाहिए कि ब्राह्मण कांग्रेस से क्यों छिटके हैं, यह भी था एक बयान। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ब्राह्मण को अध्यक्ष बना दिया गया। उसके अलावा देखिए, 3 नेता मैंने नाम बता दिए, दोनों गढ़वाल और कुमाऊं को बैलेंस करते। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल, कुमाऊं, ठाकुर, ब्राह्मण एक बड़ा फैक्टर है। हरीश रावत खुद, हरीश रावत, करण मारा, ये ठाकुर है, तो हरीश
हर्ष सिंह रावत, प्रीतम सिंह, ये भी ठाकुर है। अब अकेले गोदियाल जी ब्राह्मण है तो उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह पिछले लोकसभा चुनाव में गणेश गोदियाल ने बहादुरी से चुनाव लड़ा लोकसभा का, और उस समय हम लोगों ने उस विषय पर चर्चा की थी। और उसके बाद जब बद्रीनाथ सीट का उपचुनाव हुआ राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद, तो वो भी चुनाव गणेश गोदियाल ने खुद लड़ाया और वहां कांग्रेस को विजय दिलाई। तो कहीं ना कहीं ये सारे इनाम गणेश गोदियाल की झोली में गिर रहे थे, और आला कमान ने ये फैसला लेकर मुझे लगता है कोई गलती नहीं, एक अच्छी बात की है। लेकिन गणेश गोदियाल के सामने अगले 1.5 सालों में बूथ स्तर तक संगठन को बनाने की चुनौती। मैं डिबेट में कहता रहूंगा आपके कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए फील्ड में आगे है कि वो बूथ स्तर तक संगठन बनाती है, और बूथ के अलावा यहां तक कि पन्ना प्रमुख तक बनाती है। अब उसे कई जगह अलग अलग नामों से लोग बोल देते हैं मजाक के लहजे में, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को ताकत देता है। और मुझे लगता है कि गणेश गोदियाल निश्चित तौर पर, जिस तरह उन्होंने यहां अभी रविवार को चार्ज लिया और उसके बाद कल उन्होंने सारे जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग करी, तो कहीं ना कहीं वो तेजी दिखाने के चक्कर में है। और निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस संगठनिक तौर पर मजबूत होगी तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मजबूती से कर पाएगी। और ये देखिए, तमाम लोग चाहते हैं कि अगर रूलिंग पार्टी काम कर रही है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। और कहीं ना करण महाराज के अध्यक्ष में कई बार मित्र विपक्ष के आरोप लगते रहे कि सरकार के खिलाफ जिस तरह मूवमेंट होने चाहिए थे वो नहीं हुए, या जन सरोकारों में जिस तरह लड़ाई होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस वो मजबूती से नहीं लड़ पाई। तो अब भविष्य में निश्चित तौर पर, क्योंकि हम लोग राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, हम लोग ध्यान देते हैं कि कहां क्या चल रहा है, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा, एक नई तेजी देखने को मिलेगी, एक नई ताकत देखने को मिलेगी। चलिए सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे सर? एक नया जो है एक पूरा तिगड़ी कह सकते हैं सामने आई है कांग्रेस की ओर से, और हरीश रावत का ये कहना कि जो विष पुरुष है ये विष या तो खुद के पास रखे, कांग्रेस को कम से कम खराब ना किया जाए, भले ही वो विष हरीश रावत के पास क्यों ना दे दिया जाए। क्या कांग्रेस के नेता इतने लॉयल हो जाएंगे कि आने वाला चुनाव उनके लिए आसान हो जाएगा? क्योंकि कांग्रेस सबसे पहले खुद से लड़ती है, उसके बाद उसका मुकाबला बीजेपी से है। जय हिंद गरिमा जी। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क सिर्फ झंडे का है। राजनीति और इरादे दोनों पार्टियों के समान है, सत्ता पाना और फिर 5 साल तक राज करना, और फिर उसके बाद जनता को दरकिनार कर देना। अब मुद्दे पर आते हैं, श्री हरीश रावत जी के बयान पर। देखिए, सच तो यह है कि कांग्रेस में नेतृत्व संकट से बहुत बुरी तरह से कांग्रेस नेतृत्व संकट से जूझ रही। आपने अध्यक्ष बदले, प्रभारी बदले, चेहरे बदले, और फिर भी आपको अपने कार्यकर्ताओं में विष पुरुष अगर नजर आ रहे हैं तो श्री हरीश रावत जी का यह बयान कांग्रेस की अंदरूनी कलह, अविश्वास और टूटे मनोबल की खुली घोषणा है। देखिए, पार्टी सामाजिक मुद्दों पर नहीं, बयानबाजी, गुटबाजी और पदों की खींचतानी में उलझी है। विगत 25 वर्षों में कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने उत्तराखंड में कोई मॉडल दिया, न कोई विजन, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा इनके पास जनता के मुद्दों के लिए समय ही नहीं है। ग्रामीण भाषा में कहूं तो ये दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, कहीं पर भी कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलती। जनता के सामने नौटंकी होती है और बाद में ये दोनों गले मिलते रहते हैं। देखिए, कभी जो है कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में, कभी भारतीय जनता पार्टी वाले जो है कांग्रेस में, आखिर क्या देखने को मिल रहा है? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से विनम्र पूछना चाहता हूं कि जिनके खुद के घर में भरोसा खत्म हो चुका है, जिनके नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को विष पुरुष जैसे शब्दों से, विष पुरुष अपने कार्यकर्ता जिनको दिखाई दे रहे हो, विष पुरुष जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा हो,
वो पार्टी जनता के भरोसे को के योग्य भला कैसे हो सकती है? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है गरिमा जी। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये तो सिक्के का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में उत्तराखंड को पेपर लीक घोटालों को पासा और ट्रांसफर पोस्टिंग का मार्केट बना दिया। युवाओं को सिर्फ वायदे, शोध, प्रचार, शॉर्ट टर्म नौकरियां मिली, अस्थायी समाधान धरातल पर केवल शून्य और शून्य है। भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा भाषण देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उत्तराखंड को भ्रष्टाचार का एपिसेंटर बना रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, मूलभूत सेवाएं बिगड़ गई हैं, योजनाएं अधूरी रही हैं और अधिकारी बिल्कुल बेलगाम है। भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर उत्तराखंड में योजनाएं नहीं है, सिर्फ स्कीमें, उनके साथ घोटाले पैदा हुए हैं। तो ये तो दोनों ही पार्टियां इसी प्रकार की है। आखिर किसके सामने रोए? इन दोनों पार्टियों ने हर चुनाव में जाति का कार्ड, ब्राह्मण कार्ड, दलित कार्ड, कुमाऊं गढ़वाल का कार्ड, पिछड़ा कार्ड, केवल वोट बैंक की राजनीति की है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए कभी नहीं। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूं। और दोनों के पास आज भी उत्तराखंड के लिए कोई अस्थायी विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इवेंट और बयानबाजी है। 25 साल में दोनों ने उत्तराखंड को संघर्ष दिया, लेकिन समाधान नहीं। ये आपको हर जनता जानती है कि अगर इन्होंने समाधान दिया होता तो आज जनता को सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता। जनता आज नई ऊर्जा ढूंढ रही है, नई सोच, नया सिस्टम। पूर्व सैनिक, युवा, शिक्षक, किसान सब चाहते हैं कि 2027 में यह राज्य अपनी पहचान से चले, न कि दिल्ली की 2 शाखाओं से जहां से इनको आदेश मिलते हैं। और उसका उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक विकल्प है, जो एक विकल्प ही नहीं, उत्तराखंड का एक भविष्य बन रहा है। और मैं अंत में आपको कहना चाहता हूं गरिमा जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 25 साल में सिर्फ राजनीति देती रही। अब जनता 2027 में परिणाम चाहती है और वो परिणाम देगी। नई ऊर्जा, नया सम्मान, यही उत्तराखंड की नई दिशा है और वह है क्षेत्रीय जल उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, संकल्प एक नए विकल्प का। और देखिए क्या होता है 2027 में। ठीक है, चलिए हमारे साथ में दीपक रावत जी भी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की तैयारी अपनी तरफ, उनकी नई तिगड़ी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी तो आप सबके कहे मुताबिक भी अगर हम ध्यान दे दें, हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों का क्या स्टैंड है? आने वाले वक्त में तैयारियां कितनी है? क्या इस नई वाली तिगड़ी से और साथ ही साथ भाजपा से लड़ पाएंगे आप? देखिए गरिमा जी, निश्चित रूप से इस बात का तो स्वागत करना चाहिए कि 1 साल पूर्व ही यदि कांग्रेस ने मुख्य विपक्ष में बैठी हुई है और उसने चुनाव तैयारियों के नाते अपने तीनों सिपह सलार जो है उनको प्रमुख जिम्मेदारियां दे दी हैं 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो देखिए, क्योंकि आज आपका टॉपिक है तो स्वागत करना बनता है कि उन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया है। और रही बात, जो टॉपिक था कि हरीश रावत जी ने विश्व के बारे में बोला कि विश्व पुरुष जो है समाज में घूमते रहते हैं, तो गरिमा जी हम लोग कुछ तो उनके साथ गलत कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि हरीश रावत की सरकार किसने गिराई थी? और वो व्यक्ति मंच में मौजूद थे कि नहीं थे? जिन्होंने हरीश रावत की सरकार गिराई वो मंच में मौजूद थे कि नहीं थे? शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो ध्यान दिलाना चाह रहे थे कि कुछ विश्व पुरुषों ने पूर्व में कांग्रेस की सरकार गिराई है। और गरिमा जी, इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि बहुत से लोग जो है 30-30, 40-40 साल तक कांग्रेस में रहे और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मतलब दोनों ही वैचारिक, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल दोनों विभिन्न विचारधारा है, लेकिन कितनी समानता के साथ यदि कोई व्यक्ति एक जगह जाकर दूसरी जगह समा जाता है और उसको उसी प्रकार से ग्रेड भी कर लिया जाता है, तो विचारधारा कहां रही फिर? ये आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन चलिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है, आदमी कहीं भी जाके पूरा करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यूकेडी ने हमेशा तमाम पहले कहा है कि दोनों के साथ हम जब गए सत्ता के, जिस हम पे आरोप लगते हैं, तो हमने एक चीज हमें स्पष्ट हो गई थी कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। इस प्रदेश को इन दोनों से विश्व के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। जब हमने तमाम मंचों से बोला कि एक सांपनाथ है, नागनाथ है, तो इनके प्रवक्ता हमारा विरोध करते थे। आज अपने ही मंचों से इनके पूर्व मुख्यमंत्री विश्व के बारे में बात कर रहे हैं, उस विश्व की बात कर रहे हैं जिसे वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी को नुकसान ना हो।
अरे आप लोगों ने तो पूरे प्रदेश को नुकसान पहुंचा दिया है पिछले 25 वर्षों में। तो आज ये स्थिति बन गई है कि आप देखिए ना, हर जनता सड़कों पे है, छात्र सड़कों पे है, उपनल कर्मी सड़कों पे है, वकील सड़कों पे है, आशा कार्यकर्ता सड़कों पे आ जाती है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं और जो ज्वलंत मुद्दे 25 वर्षों बाद भी, रजत जयंती बनाने के बाद भी वही मुद्दे वही आज भी गौण है, वही मुद्दे आज भी सरकारें लगातार, जो भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये लगातार जुमले देके बहकाने में लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि हाँ, निश्चित रूप से हम मानते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल मान के चलता है कि हाँ, निश्चित रूप से हमसे कुछ राजनीतिक रूप से गलतियां हुई हैं और उसकी सजा जनता हमें दे रही है। लेकिन हम लगातार प्रयासरत हैं, हर उस मुद्दे को उठाकर रखते हैं और उस मुद्दे को जीवित करके रखते हैं जो यहाँ के लोगों के लिए हमें लगता है कि बहुत जरूरी है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी आने वाले 2027 के चुनाव में जनता हमारे इन मुद्दों पे जरूर हमारा साथ देगी। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार जनता जो है वो यूकेडी को ज्वाइन कर रही है, यूकेडी को ढूंढ रही है और यूकेडी के प्रति अपनी आशा दिखा रही है। तो हम लगातार बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से जैसे तैयारी कांग्रेस ने करी है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो उत्तराखंड क्रांति दल भी बहुत अच्छे तरीके से 2027 के चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है, बहुत उम्मीद है कि कम से कम जो क्षेत्रीय दल है वो एक्टिव हों और भी चीज़ों को बेहतर बनाएं। जपेंद्र जी कुछ लगातार कह रहे हैं। जपेंद्र जी, उत्तराखंड क्रांति दल और यूएसएसएम लगातार, ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ कांग्रेस को लेकर अहम बातें कही, बल्कि उसका ठीक वही रवैया, उनका कहना है कि दोनों ही मुख्य रूप से जो आप और कांग्रेस है, प्रदेश को कुछ खास देने का काम नहीं किया, जनता के साथ छलावा हुआ है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जहां तक क्षेत्रीय राजनीति की बात करें तो क्षेत्रीय राजनीति भी तो पूरी तरह से अपने अहम और स्वार्थ से भरी हुई है। एक यूकेडी थी और यूकेडी के बाद एक स्वाभिमान मोर्चा बन गया, एक दो मोर्चे और बने हुए हैं। तो क्षेत्रीय राजनीति के नाम पे चुनाव आते आते ये 5-6 दल हो जाएंगे। तो जब इनमें आपस में ही सामंजस्य नहीं है, इन्हें ही नहीं पता कि प्रदेश के प्रति, प्रदेश के हित की राजनीति के लिए कैसे कदम उठाने चाहिए, कैसा चयन करना चाहिए, आपस में एकता का सूत्र क्या होना चाहिए, तो ये आपस में ही जब हर वर्ष एक नई क्षेत्रीय पार्टी बन जाती है, यूकेडी सबसे पुरानी है, उसके बाद एक और आ गई, एक और आ गई, एक और आ गई, तो क्षेत्रीय दलों के हमारे, ठीक है, हम सम्मान करते हैं सभी साथी प्रवक्ताओं का। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई भी राजनीतिक दल बना सकता है, कोई भी राजनीतिक दल रजिस्टर्ड करा सकता है। 200, 400, 500, 5000 लोगों को साथ लेकर आप चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन इससे परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन लाने के लिए, विकास लाने के लिए आपको बहुमत अपने साथ लेना पड़ता है। और अगर आज कांग्रेस की सरकारों को नकार के सभी मिथकों को दरकिनार करते हुए उत्तराखंड के जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर चुनाव करा था, और अगर तीसरी बार भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उत्तराखंड वासी चुनाव करते हैं, आप ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना प्रेशर होगा। बार बार चुनाव और एक बार के बाद दोबारा चुनाव का मतलब, ठीक है, खामियां हमारे नेताओं में भी होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की खामियों को दूर करना बखूबी जानती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए पिछले 25 वर्षों में 250 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया, उसमें सभी तरह के लोग थे, अधिकारी भी थे। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही संभव है। और जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर एक जनता का प्रेशर है या जनता की नजर में वो अपना एक ईमानदारी वाला वर्चस्व खो चुके हैं या उन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनका असर भी समय समय पर जब टिकटों के बंटवारे होते हैं सबके सामने निकल कर आ जाता है। तो नैतिकता के आधार पर विकास पूरक राजनीति, प्रदेश के हित की राजनीति, और जो अभी एक बहुत बड़ी बात आई जी, कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी में आगे, भाई जो कांग्रेस में भी अच्छे नेता थे, राजनीति कांग्रेस में रहकर कर रहे थे, वो भी तो भारतीय थे ना, है तो वो भी भारतीय। और जब एक अच्छा भारतीय, बहुत से ऐसे अपनी स्वेच्छा से आए, पीड़ित होकर आए, उनके मन दुखाए गए, उनके टिकट काटे गए, वो डिजर्व करते थे, तो निश्चित तौर पर प्रत्येक वो उत्तराखंड वासी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में है, अगर वो ईमानदार है, निष्ठावान है, प्रदेश की राजनीति के प्रति ईमानदारी से समर्पित है और ईमानदारी की, स्वेच्छा की राजनीति करने के लिए आगे आता है, तो ऐसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा स्वागत किया है और भविष्य में भी स्वागत करेगी। चलिए राजेंद्र चौधरी जी का रुख करेंगे। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? सर,
बाकी के जो दो दल हैं ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा उम्मीदें ज़रूर रखी जाती हैं क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है, इसलिए ज़रूर हमने चिंता की है। आएंगे कैलाश जी आएंगे, पहले राजेंद्र जी को सुनते हैं। देखिए बड़ी बात है, आपने कहा कि इस बार हम भी पहले से तैयारियां शुरू कर रहे हैं और कर दी हैं क्योंकि ऐलान हो गया है 1 साल पहले। जिस तरीके से ऐलान हुआ ये अपने आप में बड़ी बात है और बहुत अच्छी भी बात है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपके बड़े नेताओं को न्योता देती है, कुछ नेताओं को बड़े अच्छी तरीके से अभी आपने सुनी लिया जपेंद्र जी ने खुले प्लेटफॉर्म पर जो बातें कही, नहीं लगता कि कुछ नए लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी में ताकि चीज़ें और मजबूत होती? क्योंकि अगर उन्हीं, मैंने पहले भी कहा था, एक शब्द इस्तेमाल किया शफल, ऐसा लगता है सिर्फ शफल किया गया है, कुछ नया नहीं है। क्या नए चेहरे नहीं बचे, क्या नए लोग नहीं बचे और कब आएंगे? देखो गरिमा, हमारे यहाँ संगठन को रीस्ट्रक्चरिंग का काम शुरू हुआ जिला कांग्रेस कमेटियों से। हमारे यहाँ संगठनात्मक रूप से 26 जिले हैं और 26 जिलों में नए अध्यक्ष बने, सिर्फ 11 लोग पुराने रिपीट हुए जो अच्छा काम कर रहे थे। बाकी 15 नए लोगों को उसमें समायोजित किया गया, एक अच्छी टीम बनी। बनने के 5वें दिन उनकी बैठक होगी, उन्होंने बाकायदा जो उसका शेड्यूल उन्हें समझाया। नई पीसीसी का गठन हुआ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष का, और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो है अपने जो निर्वाचित पीसीसी डेलीगेट है उनसे मीटिंग की, वरिष्ठ नेताओं से भी की। उसमें माननीय हरीश रावत जी भी है और सब लोग हैं। अब इसमें जो है अरुण जी के, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं करण महारा, उनकी कमेटी नहीं बनी और उन्होंने मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई। कर्नल साहब ने भी कुछ 1-2 आरोप लगाए। कर्नल साहब, इस उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ी जो इस उत्तराखंड राज्य को भाजपा ने चोट पहुंचाने का काम किया, वो किया है फौज में वो 4 साल का खेल अग्निवीर, जो जिस राज्य का युवा फौज में जाने के लिए गर्व महसूस करता था, देश के लिए कुर्बान होने में गर्व महसूस करता था, वहां अग्निवीर जैसी योजना लाके युवाओं के भविष्य को अंधकार में खड़ा किया। उसके खिलाफ सबसे प्रबल आवाज अगर उठाई तो करण महारा ने उठाई। उत्तराखंड राज्य के ही नहीं, देश की आस्था का सबसे बड़ा मंदिर केदारनाथ मंदिर, वहां 1.5 टन सोना चोरी हुआ। उस सोने के खिलाफ, उसकी जो चोरी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उत्तराखंड के ही नहीं, सनातन धर्म के सबसे बड़े मंदिर केदारनाथ की प्रति छाया दिल्ली में बुराड़ी में बनाने का काम जो इस भाजपा की छदम हिंदूवादी सरकार ने किया, उसके खिलाफ 350 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करने का काम करण महारा ने किया, जिसके फलस्वरूप सरकार बैकफुट पे आई और उस सरकार ने वहां के मंदिर निर्माण को कर लिया। अंकिता भंडारी, हमारे प्रदेश की बेटी, उसके बलात्कार कांड के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज अगर उठाई तो करण महारा ने अपने तमाम साथियों के साथ उठाई। पेपर लीक का मामला हो, उस आवाज को उठाया। और जितने भी हमारे राज्य में युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार, ठीक है जब अरे राजेंद्र जी ठीक है मैं आपकी इन सारी बातों से सहमत हूँ। हाँ गरिमा, हाँ ओके श्योर। मेरा कहना यह है कि राजनीतिक रूप से उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए उत्तराखंड की कांग्रेस के कुछ नेताओं का बहुत बड़ा सहयोग है। उनमें हरीश रावत जी भी हैं, उनमें किशोर उपाध्याय भी हैं, उनमें और बहुत से साथी हैं, हमारे धीरेन्द्र प्रताप जी हैं, बहुत लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ना हो। लेकिन ये जो पिछले 10 सालों की सब माफी चाहेंगे राजेंद्र जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, इसलिए आपको रोक रहे हैं। राजेंद्र जी आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, कुछ नेटवर्क इशू है इसलिए आपको रोक रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है, आपने जो भी नाम लिए हम आपके, ठीक है राजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम आपकी बातों से सहमत है कि करण महारा के नेतृत्व में ये सारी चीजें हुई, लेकिन बड़ी बात यह
जब आपने मुझे टोक दिया। अरे राजेंद्र जी, मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा नहीं, आपको टोका नहीं किया, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आपको हम सही तरीके से सुन ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है, माफी चाहेंगे, प्लीज आप इस बात को समझिए। लेकिन राजेंद्र जी, आपकी सारी बात आई समझ में, आपका कहने का मतलब है करण मारा के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए वो बिल्कुल ठीक थे, और हम इस बात से सहमत भी हैं कि हाँ, इन मुद्दों को करण मारा ने उठाया, कोई गलत बात आपने नहीं की। लेकिन बड़ी बात यह थी कि सरकार भले ही बैकफुट पर आई, कुछ मामलों में बैकफुट पर आई, जैसे दिल्ली में जो आपने केदारनाथ के प्रति बनाने की बात कही, इन सारी बातों से सहमत हैं। बड़ी बात है कि जनता बैकफुट पर क्यों नहीं आई। ये बात सच है कि जब अग्निवीर का मुद्दा उठा तो हमें उम्मीद थी कि जब जिस इंटेंसिटी के साथ कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था, ऐसा लग रहा था कि कुछ नुकसान होगा, उसके बाद भी कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। अलग अलग मामलों में एक लाइन में ठीक मैं एक लाइन में बड़ी अच्छी और राज्य हित की बात कहूंगा। बोलिए सर। कांग्रेस पार्टी ने नया अध्यक्ष बनाया, हाँ, नई प्रबंधन समिति बनाई, हाँ, कैंपेन कमेटी बनाई, सब कुछ किया। उसमें एक बात और भी है कि ये जो 2027 का चुनाव होगा, हाँ, ये चुनाव बीजेपी के साथ है ही नहीं। अगर बीजेपी के साथ, उत्तराखंड के मुद्दों के साथ चुनाव है तो हम 60 सीटें जीतेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई आपको पहले से। लेकिन थोड़ा जल्दी होगा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होगा चुनाव, गरिमा। ये इलेक्शन कमीशन के जो शकुनी वाले पासे है ना, हाँ, ये उनके साथ होगा। अब ये तो अभी सुनिए राजेंद्र जी, हाँ, अभी बिहार में हुआ है सर, अभी बिहार में हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा वोट चोरी था, कुछ नहीं हुआ सर। राजेंद्र जी ने लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल दी। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। कैलाश जी काफी देरी से कुछ कह रहे हैं सर, प्लीज, क्लोजिंग टाइम है। राजेंद्र जी, चलिए रुक जाइए। राजेंद्र जी, हो गया। कैलाश जी को सुनते जल्दी से, कैलाश जी कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए कैलाश जी। हाँ, लास्ट में कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्रीय दल जो है राजनीतिक रूप से हम भले ही परिपक्व न हो, आपके बराबर भले ही हमारे पास जो है वोट बैंक न हो या छद्म न हो, लेकिन हमारी नीयत सही है। हम उत्तराखंडी हैं जो अपने उत्तराखंड के लिए जान देने के लिए तैयार है। और देख लीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2027 में आप देखिएगा कि उत्तराखंड जिन लोगों के हृदय में निवास करती है, बसती है। चलिए, ठीक है, देखिए, बधाई मेरी तरफ से, आप सबको बधाई है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही नतीजे होंगे। मेरी तरफ से तो सबको बधाई है। अरुण जी कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से, क्लास रिएक्शन छोटा सा बस, अरुण जी। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हम हमेशा से सोचते थे, क्योंकि मैं तो इंद्रमणि बडोनी जी के साथ सड़कों पे बहुत रहा हूं और तमाम आंदोलनों में साथ रहा हूं, तो मुझे यह लगता था कि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ी ताकत यूकेडी ही बनेगी। और स्थिति यह होती थी कि कई बार इनके जब चुनाव होते तो कैंडिडेट ढूंढने पड़ते थे, ले जाने पड़ते थे, बडोनी जी इसको लड़ा दो। हाँ जी। तो हमें लगता था कि ये सबसे बड़ी ताकत बनेगी, लेकिन इनके नेताओं की अति महत्वाकांक्षा ने आज पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे खड़ा कर दिया। लेकिन आज जो नया नेतृत्व आया है वो प्रयास कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं तीसरी ताकत के तौर पर उभर के आए। तो ये अच्छी बात है कि इस राज्य में अगर मजबूत सत्ताधारी दल है तो मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जी गरिमा। ठीक है सर, देखिए, उम्मीद यही है कि नई तिगड़ी नया कमाल दिखाए, और सभी पार्टियों को मेरी ओर से मैं पहले 1 साल पहले बधाई भी दे देती हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप सब इस दौरान या 1 साल पहले से या जिस भी वक्त से आप लोग एक्टिव हैं, जनता के बीच एक्टिव होंगे, शायद तभी आपके अच्छे नतीजे आज से 1 साल बाद सामने को देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो गोदयाल प्रीतम और हरीश रावत की ये नई तिगड़ी क्या कांग्रेस की डूबती नैया को एक बार फिर से किनारे पर लेकर आएगी और पार लगाएगी, देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।